नमस्कार, A to Z न्यूज के खास कार्यक्रम समाधान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सूरज सनवाल। आज हम मौजूद हैं मेवाड़ इंस्टीट्यूट में, जो कि गाजियाबाद के वसुंधरा में है। यहां पर हम समाधान में आज करने जा रहे हैं बजट की समीक्षा। जी हां, हाल ही में रेल बजट पेश किया गया है। इसके साथ ही जो वित्त बजट है वो भी सरकार ने रख दिया है। इस बजट को देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बता रहे हैं कि यह घाटे को कम करने वाला बजट है और विकास को आगे ले जाएगा। इसमें बहुत सारी बातें शामिल की गई हैं, कई योजनाओं के लिए पैसा भी आवंटित किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जहां एक तरफ आर्थिक मंदी का सामना देश कर रहा है, वैश्विक अर्थव्यवस्था के चलते भी भारत में स्थितियां अनुकूल नहीं है। ऐसे में क्या यह बजट ठीक है देश के लिए? देश की जो इकोनॉमी है उसको ये पटरी पर ला पाएगा? बहुत सारे सवाल हैं। और क्या इसे एक आदर्श बजट कहा जा सकता है, खासकर तब जब आम आदमी महंगाई से जूझ रहा है और उसके लिए खाने पीने की चीजों के साथ ही डीजल और जो ईंधन है वो भी महंगा हो गया है। इसी पर हम अगले 1 घंटे तक चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहां पर मेवाड़ इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी भी है। उनसे भी हम जानेंगे कि आखिरकार इस बजट से उन्हें क्या उम्मीदें थी और आखिरकार जो बजट अब सामने आया है उसके बाद उन्हें क्या लगता है, क्या उनकी प्रतिक्रिया है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ मौलिक चिंतक बजरंग मुनि जी मौजूद हैं। इसके साथ ही हमारे साथ इकोनॉमिक एक्सपर्ट मौजूद हैं, यहां पर अशोक बी शर्मा जी। इसके अलावा हमारे साथ भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष कृष्णवीर चौधरी जी है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रेल बजट के बारे में थोड़ा सा ये जान लें कि इस बार के रेल बजट में सीधे कोई किराया नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन बैकडोर से एक तरह से किराया बढ़ाने का रास्ता साफ कर दिया गया है। फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट शामिल कर दिया गया है। तो वहीं जो फाइनेंस बजट है उसके बारे में बहुत ज्यादा उम्मीदें आम आदमी को थी। सोचा जा रहा था कि शायद ये एक लोक लुभावन बजट होगा, चुनावी साल नजदीक है इसलिए, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। आम आदमी को किसी तरह की कोई बड़ी राहत, 5 लाख से कम उन्हें 2,000 रुपए की छूट जरूर दी गई इनकम टैक्स पर, लेकिन इससे आगे की जो कोशिश थी उसमें सरकार कामयाब होती नहीं दिखी। हम अपने खास मेहमानों से सबसे पहले ये जानेंगे आखिरकार वो इस बजट को किस तरह से देखते हैं। शर्मा जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। लंबा अनुभव है आपका अर्थशास्त्र में, इस बजट को आप कितना युक्ति संगत देख रहे हैं? बजट जो होता है, माना जाता है ये एक सरकार के महत्वपूर्ण दस्तावेज है। और इस बजट जो है, बजट में सिर्फ आवंटन नहीं, दिशा देने का प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन ये दोनों बजट, रेल बजट कहिए या आम बजट कहिए, ये दोनों में कोई दिशा नहीं है। ये दिशाहीन बजट है। दूसरी ओर एक राजनीतिक बजट है। जहां तक रेल बजट है, ये कहना गलत है जो किराया बढ़ाया नहीं गया है। किराया बढ़ा है, सरचार्ज बढ़ाया गया है। न ग्रोथ के लिए, विकास कैसे बढ़ेंगे उसके लिए कोई प्रोग्राम है ही नहीं, सिर्फ आवंटन है। और आवंटन इस ढंग से किया गया है जो कि लुभाने के नज़र से किया गया है, क्योंकि आम चुनाव जो है, आम चुनाव आने वाले हैं। तो उस हिसाब से जो वित्त मंत्री का अभिभाषण है उसमें उसने उस सामने में लाया है जो क्या क्या आवंटन किया है। वो जैसे अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और शर्मा जी, इस पर और आएंगे हम, आपसे ही और डिटेल में बात करेंगे। बजरंग मुनि जी इंतजार कर रहे हैं। बजरंग मुनि जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं जो बजट रखा गया है? मैं रेल बजट का भी यहां पर जिक्र कर रहा हूं और साथ ही जो वित्त बजट रखा गया उसका। कि जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से भारत में लोक लुभावन लोकप्रिय बजट पेश किए जाते रहे हैं। लोकहित का बजट कभी पेश नहीं होता था। भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी, छोटे किसानों के खिलाफ शहरी लोगों, बुद्धिजीवियों, पूंजीपतियों, इन लोगों का वर्चस्व रहा है। पहली बार ये जो बजट हुआ है अभी, रेल बजट या अपना जनरल बजट, ये जो दोनों बजट पेश हुए हैं, ये लोकप्रिय नहीं रहे हैं, उसने लोकहित की दिशा में बढ़े हैं। मैं 2-3 कदम आपको बता दूं कि पहली बार डीजल, बिजली, कोयला, पेट्रोल, इन सब का मूल्य कुछ सीमा तक बढ़ाया गया। बढ़ना तो बहुत ज़्यादा चाहिए था, लेकिन जितना बढ़ना चाहिए था इन लोगों ने सोचा कि चुनाव का वर्ष है, सीमा तक कहां बढ़ा है? काफी बढ़ा है।
नहीं, बहुत कम बढ़ाया गया है। वास्तव में डीजल, बिजली, केरोसिन, कोयला ये श्रम शोषण के काम आते हैं, श्रम का मूल्य नहीं बढ़ने देते हैं। लेकिन गरीब ग्रामीण श्रमजीवी की कीमत पर मध्यम क्लास, मीडियम क्लास, अपर क्लास को लाभ पहुंचाने के लिए डीजल पेट्रोल को सस्ता रखा जाता है। उसी तरह रेलवे में सीधी सी बात थी कि रेलवे का किराया 2 गुना करके और उन क्षेत्रों में नई रेल लाइनें बिछानी चाहिए थी जहां रेल का अभाव है। तो रेल का अभाव है, वहां रेलवे तो कुल साल भर में 400-500 किलोमीटर नई रेल लाइन बनेंगी, बस बाकी सब अछूते रहेंगे। तो इनको 2 गुना किराया, यदि मैं रेल मंत्री रहा होता तो सीधा सीधा रेल का किराया 2 गुना कर देता और सारा फंड उन क्षेत्रों पर खर्च करता जहां की रेलवे का अभाव है। चलिए, मैं इस बात पर भी आऊंगा, बजरंग मुनि जी, मैं इस बात पर भी आऊंगा, चूंकि आपने कहा है कि रेल किराया बढ़ा देना चाहिए, सब्सिडी को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। इस पर भी हम आएंगे कि आखिरकार सब्सिडी को लेकर देश में हो हल्ला क्यों हो रहा है, क्यों सरकार इस बात के लिए बार बार जनता को समझाने की कोशिश कर रही है कि सब्सिडी का बोझ सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा है, जबकि अमीर देशों में भी सब्सिडी दी जाती है। तो फिर भारत में लेकर इसको क्यों इस तरह की यहां पर रणनीति सरकार अख्तियार कर रही है, इस पर भी हम आएंगे, डिटेल से बात करेंगे। लेकिन कृष्णवीर चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, किसानों को आपने बहुत करीब से देखा है, उनकी जिंदगी को देखा है, क्या आपको लगता है कि इस बजट में किसानों के लिए कुछ है? देखिए, मैंने सरकार को भी देखा है, मैंने किसानों को भी देखा है, देश को भी देखा है और दुनिया के तमाम विकसित राष्ट्रों को देखा है। जब हम विकसित राष्ट्रों की बात करते हैं तो क्या वो अपने देशों के किसानों को, कृषि के क्षेत्र को सब्सिडी कम करने को तैयार है? नहीं। जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर किया गया था 1 जनवरी 1995 को, जब हमने इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की थी और हमने उदारीकरण और ग्लोबलाइजेशन का एग्रीमेंट किया था, तो अमेरिका और यूरोप के देशों को जो सब्सिडी कम करनी थी, मैं ये बता देता हूं मुनि जी कि वो अपनी सब्सिडी को आज बढ़ा रहे हैं और हालत ये हो गई है कि वो $400 बिलियन से ज़्यादा सब्सिडी अपना वो कृषि के क्षेत्र को दे रहे हैं। रेलवे की बात मैं संक्षेप में कह देता हूं, मेरे मित्रों ने कहा है, जब जब रेलवे का किराया बढ़ता है गरीब आदमी की कमर टूटती है, जब जब फ्रेट बढ़ता है तब तब महंगाई बढ़ती है। दिल्ली के लोग जो केला खाते हैं वो जलगांव से आता है, उस पर किराया पड़ता है। जो एनसीआर के लोग प्याज खाते हैं वो एनसीआर में नहीं होती, वो नासिक से आती है, लासल गांव से आती है। जब जब फ्रेट बढ़ेगा प्याज के दाम बढ़ेंगे। वहां किसानों को नहीं मिलता, लेकिन उपभोक्ताओं को तो पैसा देना पड़ेगा। जी शर्मा जी, जो सब्सिडी मैं बजट पे जरूर कहूंगा, बजट पर, बजट का एक उद्देश्य होता है सरकार का, क्योंकि मैं सरकार में 6 साल रहा हूं और मंत्री के दर्जे में रहा हूं, चेयरमैन रहा हूं, पब्लिक सेक्टर का रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं। बजट का उद्देश्य है विकास, रोजगार के संसाधन मुहैया करना और महंगाई को किसी तरह से अंकुश में रखना। ये 3 उद्देश्य आज बजट के होने चाहिए थे देश के हित में। तो वर्तमान बजट में ना तो हम महंगाई को अंकुश लगाने की स्थिति में है, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मैं कह रहा हूं, और महंगाई को अंकुश लगाने के लिए हमको उत्पादकता बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। उत्पादन लागत कम होनी चाहिए, उत्पादकता बढ़नी चाहिए, तब महंगाई कम होगी। खाद्यान्न के क्षेत्र में जहां तक औद्योगिक विकास का सवाल है, भारत की आज वर्तमान परिस्थितियों में 26% आयात अकेले चाइना से हो रहा है। अगर इसी हालात पर चलते रहे मुनि जी तो 75% आयात मात्र 5 साल में भारत में होगा। आप बोलने के हालात में नहीं है। आज औद्योगिक विकास नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हम कैसे करेंगे? सबसे बड़ा सवाल, औद्योगिक विकास भी नहीं हो रहा, कृषि में उत्पादकता नहीं बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। बिल्कुल आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है यहां पर। और सबसे अहम बात यह है कि राजकोषीय घाटे से भी ज्यादा संकट की स्थिति उसने पैदा कर दी है। सरकार के पास और भी विकल्प हैं कि वो बिना सब्सिडी खत्म किए एफडीआईज हो, एफआईआईज हो, इनके जरिए देश में पैसा ला सकती है, देश की अर्थव्यवस्था को ठीक किया जा सकता है। तो फिर बार बार सब्सिडी पर ही क्यों सरकार सोच रही है? मेरा तो सीधा ये कहना ये है कि ये महंगाई का जो हल्ला होता है ये पूरा का पूरा षड्यंत्र है। महंगाई तो भारत में घट रही है लगातार। सोना, चांदी, जमीन, 3 चीजों को छोड़ करके और बाकी सारी चीजों के मूल्य घट रहे हैं। आज कृषक बेचारा आत्महत्या कर रहा है।
इसके बाद भी आपका पेट नहीं भर रहा है, अनाज महंगा हो गया। अरे अनाज बजरंग मुनि महंगा जी, हो गया? किसान को कीमत नहीं मिलती है, किसान को यही उसके तो दाम की मैं कीमत कह नहीं रहा मिलती, हूं। पर अगर आदमी खरीदने जो जाता आप है कह रहे हैं, तो उसे मैं ज्यादा भी- कीमत चुकानी पड़ती है। मैं भी यही कह रहा हूं कि गेहूं के मूल्य नहीं बढ़ने दिए जा रहे हैं, धान के मूल्य नहीं बढ़ने दिए जा रहे हैं। जो ही थोड़ा सा मूल्य बढ़ता है त्यों ही बीच के जो लोग मीडियम क्लास के लोग हैं, जिनको न खेती करना है, न उत्पादन करना है, जिन लोगों को शहरों में एनसीआर में बैठ करके, ये नोएडा में और दिल्ली में बैठ करके जिन लोगों को कागजी घोड़े दौड़ाने हैं, वे लोग खेती की बात करते हैं। महंगाई है क्या? बजरंग मुनि जी, महंगाई की मार तो उस आदमी पर भी पड़ रही है जो शहरों में रह रहा है। महंगाई तो घट रही है लगातार। सन 77 में जो रुपये का जो मूल्य था, आज वो 77 रुपये के बराबर है, लेकिन गेहूं का मूल्य 77 गुना नहीं बढ़ा। गेहूं का मूल्य बढ़ा कुल 40 गुना, रुपये का डिवैल्यूएशन हुआ 77 गुना। तो कहां महंगाई है आज? एक मैं अपने खेत में, मैं भी किसान ही तो हूं, मैं अपने खेत में मजदूर को सन 60 में 1.5 किलो अनाज देता था, आज मैं 5 किलो अनाज देता हूं। तो अनाज सस्ता हुआ कि महंगा? 1 रुपया थोड़ा सा अनाज का दाम बढ़ गया तो सारे बिचौलिए चिल्लाना शुरू कर देते हैं जिनको खेती करना नहीं है। जब तक खेती का मूल्य नहीं बढ़ेगा, जब तक गरीब ग्रामीण श्रमजीवी किसान मजबूत नहीं होगा, तब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा। आज शहरों में आबादी बढ़ती जा रही है, गांव के लोग भाग भाग के शहरों में आ रहे हैं। महंगाई घटा दो। क्या चीज का महंगाई? किस चीज का महंगाई घटा दो? बुद्धि का मूल्य 8 गुना बढ़ गया। बुद्धि का मूल्य बढ़ता चला जाए, पैसे की कीमत बढ़ती चली जाए, पूंजीपति तरक्की करता चला जाए, श्रम का मूल्य नहीं बढ़ना चाहिए। क्यों? श्रम का मूल्य अगर बढ़ जाएगा तो ये बिचौलिए बढ़ जाएंगे, डीजल का दाम बढ़ जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या ये सही होगा कहना कि वाकई में महंगाई, जैसा कि बजरंग मुनि जी का कहना है, कम हो रही है? हालांकि किसानों की जो हालत है उससे हम सब वाकिफ हैं, किस तरह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनके बारे में जरूर सोचा जाना चाहिए। लेकिन आम आदमी पिस रहा है, ये हर कोई कह रहा है, आम आदमी खुद इस बात को कह रहा है कि आज महंगाई के बोझ तले वो दब चुका है, चाहे वो शहर का हो चाहे वो गांव का रहने वाला हो। देखिए, इसमें एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार ने जब यूपीए प्रथम सरकार बनी थी तो ये तय किया था कि कृषि के मूल्यों में जो लागत आ रही है और उसमें जो श्रमिक अपना परिवार का श्रमदान है उसको जोड़कर काम करना पड़ेगा, दाम तय करने पड़ेंगे। और राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिश सन 2007 में सरकार के सामने रख दी गई। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन उसके अध्यक्ष थे। हमारी भी बातचीत उसमें हुई, विस्तार से बातचीत हुई। हमारा ये मानना है कि सरकार को और देश के लोगों को स्वीकारना होगा कि जब तक किसान को उसकी उत्पादन लागत का उचित मूल्य नहीं मिलेगा तब तक उसके साथ न्याय नहीं कह सकते, और उसके लिए हमको पूरी तरह से राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिश को तत्काल लागू करना चाहिए। 5 साल हो गए, पेंडिंग पड़ी हुई, इससे नहीं चलेगा। क्या वजह है कि हमने CACP ने गेहूं का दाम फ्रीज कर दिया? हम डीजल का दाम बढ़ा रहे हैं, हम फर्टिलाइजर का दाम बढ़ा रहे हैं, हम न्यूट्रिएंट्स का दाम बढ़ा रहे हैं, पेस्टिसाइड का दाम बढ़ता जा रहा है, लेबर का खर्चा बढ़ता जा रहा है, इरिगेशन के लिए हमारे पास है नहीं। पिछले 3 दशकों से सिंचाई के संसाधनों पर कोई व्यय सरकार कर नहीं पा रही है। 65% कृषि का क्षेत्रफल यहाँ सिंचित है, 65% आज भी भगवान भरोसे है। आखिर योगदान क्या है? क्या दिया बजट में सरकार ने? कौन सा सिंचाई के संसाधनों की व्यवस्था की? हम उत्पादकता बढ़ाने की बात करते हैं। बजट पूर्व कई तर्क है चौधरी साहब की, कहीं ना कहीं हम किसानों को ऋण दे रहे हैं, इसके अलावा 4% ऋण दे रहे हैं, मैं आ रहा हूं, जो कृषि यंत्र हैं उसमें भी सब्सिडी मैं दे आ रहे रहा हैं। हूं जी, आप जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करते हैं तो चीन वहां फसल के ऋण के लिए 0% पर 1 साल के देता है, मुहैया करता ऋण, और हम आज भी 6% पे करते हैं। अगर ओला पड़ गया और बरसात हो गई और बाढ़ आ गई, ये सूखा हो गया, अभी जैसे मौसम में बदलाव हुआ, अभी सरसों, मटर, आलू और गेहूं की फसल को नुकसान हुआ, कहां से लाके दे किसान कर्जा 1 साल के अंदर? तो उसको तो फिर वही 6%। ये बात सही है कि देश के किसान संगठनों ने ब्याज की दर को 4% की मांग की थी और सरकार उस पर धीरे धीरे आ रही। लेकिन ऋण देना कोई समाधान नहीं है। कर्जे में पैदा होता है किसान, कर्जे में मरता है किसान। आज 3 लाख से ज्यादा किसानों ने देश में आत्महत्या की है। दुनिया का कोई और देश होता तो कई सरकारें। तो यहां पर सब्सिडी की जो बात है वो सामने आ रही है कि सब्सिडी, बिल्कुल आएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी हम जानने की कोशिश करेंगे। किसानों की बात हमने यहां पर की कि आखिरकार उनको इस बजट से क्या कुछ मिला है, जिस तरह से निराशा हाथ लगी है आम आदमी को। जो सैलरीड लोग हैं उन्हें बहुत ज्यादा उम्मीद थी, ये बजट सेटिस्फाई कर पाया है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ यहां पर ऑडियंस हैं, उनकी राय भी जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक